हेलो, एक सवाल लिखो बेटा तब तक पहले। एक सवाल लिखो, बच्चा भेजा ले क्वेश्चन। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब समझते हो, जीरो हो या सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो हो जाए या फिर पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव। H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा K1 कॉमा K2 कॉमा K3, ये सारे हैं। सुनना, H1 H2 H3 K1 K2 K3 ये सारे क्या नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। Such that the algebraic sum of the perpendicular of the perpendicular algebraic sum of the perpendicular पीछे क्लास में होता है। जब अलजेब्रिक परपेंडिकुलर लिखना होता है तो उसमें मॉड नहीं लगाते है ना, पीछे क्लास में बताया था इस तरह का सवाल। परपेंडिकुलर सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स 2, K1 3, K2, इस तरह का सवाल पीछे क्लास में बनाया था। 7, K3 H1, 4 H2, 5 H3, -3 on a variable line हेलो, on a variable line passing through 2, 1 passing through 2, 1 is 0। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा सुन लो। ये सारे वैल्यू किस नेचर के बताओ? ये सारे वैल्यू किस नेचर के? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इनके वैल्यू निकालने मतलब कितने अननोन है? 6 अननोन। 3 तो ईच वाली वैल्यू है, 3 के वाली वैल्यू, तो 6 अननोन वैल्यू अपने पास। अब कह रहा है सच दैट द अलजेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर्स, algebraic sum of the perpendiculars drawn from the points 2, K1 3, K2 7, K3 H, 4 H1, 4 H2, 5 H3, -3 on a variable line passing through 2, 1 is 0। समझ में आ रहा है? तो अपने पास टोटल 6 पॉइंट से एक वेरिएबल लाइन पे परपेंडिकुलर गिराना है, बट वो वेरिएबल लाइन एक खास कंडीशन रख रहा है। क्या कंडीशन रख रहा है? वो वेरिएबल लाइन पास कर रहा है किस पॉइंट से? 2, 1। समझ में आ रहा है? तो आपको बताना है कि ये H1 H2 H3 K1 K2 K3 का वैल्यू क्या। बट H1 H2 H3 K1 K2 K3 किस नेचर का है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बना सकते हो? बनाओ, पीछे क्लास बताया।
थोड़ा सोचिए। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराना कुछ बनाओ क्या कि सोचेंगे आप? ये आरटी में पूछा हुआ सवाल किसी जमाने में 2-4 साल पहले पूछा हुआ है। मैं बनाऊं क्या? टाइम लगाओ तो कैसे हो? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पे। लाइन पे इक्वेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। तो आप कुछ मान लो LX + NY + N = 0, AX + BY + C = 0, कुछ भी मान लो। सपोज हम लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं LX + NY + N = 0। और जब भी लाइन का इक्वेशन आप लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिख रहा है L, M, N, बट एक्चुअली है कितना? 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें से एक पैरामीटर को आपको हर हाल में एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये लाइन के लिए कंडीशन क्या है? इस लाइन के लिए कंडीशन है कि ये लाइन पास कर रहा है 2,1 से। तो जब लाइन 2,1 से पास करेगा तो मेरे पास L, M, N में एक रिलेशन क्रिएट होगा क्या? तो लाइन पासिस थ्रू, दिस लाइन पासिस थ्रू, ये लिखने में बड़ा टेंशन होता है, बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, और लिखने से बड़ा नफरत है। दिस लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है बताओ? 2,1। ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है बताओ? 2,1 से पास कर रहा है। तो जब 2,1 से पास कर रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा? x की जगह 2 और y की जगह 1, तो 2n + n + n = 0। एक मैथमेटिकल कंडीशन आ गया क्या? बोलो। जब लाइन 2,1 से पास करेगा ये वाली लाइन, तो x की जगह 2 और y की जगह 1 जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब ऐसा जाएगा तो एक सा कंडीशन आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट से इस लाइन के जो परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है उसका अलजेब्रिक सम, उसका क्या है? अलजेब्रिक सम क्या दिया हुआ है बताओ? 0 दिया हुआ है। पूरा रिकॉर्ड ना, अलजेब्रिक सम क्या दिया हुआ है? 0। चलो ठीक है, अलजेब्रिक सम क्या दिया हुआ? 0। तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से कितना जाएगा? इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पहले गिराओ तो कितना आ जाएगा बताओ? 2l + k1n + n, क्या कहते हैं? 2l + k1n + n। मॉड लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि अलजेब्रिक डिस्टेंस बोला है, इसलिए मॉड नहीं लगेगा। अंडर रूट कितना आएगा बताओ? l² + m²। ये पहले लाइन से परपेंडिकुलर है। दूसरा लाइन कितना है? 3k, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है? 3k। तो क्या जगह है से बताओ? 3l + k2m + n बाई अंडर रूट l² + m²। बताओ इस तरह से कितना टर्म आएगा? ऐसा 3 टर्म आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर 3k, फिर 7k3 है, तो 7l + n k3 + n बाई अंडर रूट l² + m² प्लस, अब अपना H4 है ना,
तो 4L सॉरी 4H प्लस 4M सॉरी HL प्लस 4N HL प्लस 4M प्लस N बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ऐसे ही दो टर्म और आएगा है ना, प्लस यहाँ से ना H25 से कितना आ जाएगा, ये H1 था क्या, H1L आएगा, H2L प्लस कितना आ जाएगा बताओ 5M प्लस N बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस N। समझ में आ रहा है क्या रूट, अब प्लस एक और टर्म कितना H3 माइनस 3 H3 माइनस 3 H3L माइनस 3M प्लस N बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये सारे का सम क्या दिया है बताओ, 0। अब जोड़ने से तुमको क्या लगता है, ये सारा डिस्टेंस हमने लिख दिया, समझ में आ रहा है क्या। अब जोड़ने से तुमको क्या लगता है, एलसीएम तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आएगा सब में, और इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी आ जाएगा, तो बस ऊपर वाला ही तो सारा जुड़ेगा ना, और वो किससे इक्वेट होगा, 0 से। समझ में आ रहा है क्या, जब आप एलसीएम लोगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर दिखेगा, समझ में आ रहा है, और इधर 0 से गुनाओगे वो क्या कर देगा, 0, राइट साइड 0 आ जाएगा, बस ऊपर में क्या जुड़ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट सबका ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लो तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2A 3L और कितना है 7L, तो 2L 3L और 7L, 7 3 10 2 12L, मिटाओ इसको, क्या ये आ जाएगा 12L प्लस और भी आएगा L के साथ H1 प्लस H2 प्लस H3 आएगा क्या, बताओ। तो यानी कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू L लिख सकते हैं क्या, बताओ, बोलो बोलो। अच्छा K वाला के साथ इसी तरह से लिख लो, यहाँ से देखो K वाला में कितना आ जाएगा, सॉरी M वाला में 3M 5M 5 3 2 5 घटाओ 3 2 2 और 4 6 तो 6 प्लस कितना जाएगा, यहाँ से कहाँ गया हाँ K1 K2 K3 ना, K1 प्लस K2 प्लस M आएगा क्या, बोलो बोलो, प्लस M कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, 6N बराबर, सही है बोलो। क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों कंडीशन तो सेमी कंडीशन होगा ना, यहाँ से देखो ये कंडीशन आ रहा है, निकालना क्या था बेटा, देखो इसको जल्दी से बता दें। यहाँ से देखो यहाँ पे n है ना, यहाँ पे n दिख रहा है, तो यहाँ पे n बनाने के लिए 6 से डिवाइड करोगे क्या, 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 अब बाई 6 L अब प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 6M
प्लस n बराबर, यहाँ से ये तुमको किसके बराबर लग रहा है? 2 प्लस h1 प्लस h2 प्लस h3 बाई 6 बराबर 2 दिख रहा है क्या? और यहाँ से 1 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 बाई 6, ये 1 दिख रहा है क्या? बोलो है? अच्छा, तो यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगा, तो अब तुमको क्या लग रहा है? h1 प्लस h2 प्लस h3 बाई 6 बराबर 0 दिख रहा है, बताओ। और k1 प्लस k2 प्लस k3 बाई 6 ये भी 0 दिख रहा है क्या? बोलो बोलो, ये भी 0 दिख रहा है, बताओ। अब यहाँ पे h1 प्लस h2 प्लस h3 क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। और k1 प्लस k2 प्लस k3 भी क्या दिख रहा है, बताओ? 0 दिख रहा है। अब तुम बताओ h1 h2 k1 k2 k3 क्या होगा? सोचो। सुन लो, ये नॉन नेगेटिव है ना, ये नॉन नेगेटिव है ना, ये नॉन नेगेटिव है। एलएचएस का हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, एलएचएस का हर एक टर्म नॉन नेगेटिव और राइट साइड 0 बनाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म क्या होगा? 0। समझ में आ रहा ना? क्योंकि इसका वैल्यू देखो प्लस आएगा, ये प्लस 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 मिलके कहीं तो 0 बनाएगा नहीं। अगर 2 प्लस है 1 0 है तो भी 0 नहीं बनाएगा, 2 0 है 1 प्लस है तो भी 0 नहीं बनाएगा। एक ही सिचुएशन है जब तीनों सेपरेटली क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये तो हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था। अगर एलएचएस का हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, अगर एलएचएस का हर एक टर्म क्या है? नॉन नेगेटिव है, और आरएचएस का वैल्यू 0 आता है। एलएचएस का हर एक टर्म क्या है? नॉन नेगेटिव है, और आरएचएस 0 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एलएचएस का हर एक टर्म क्या बन जाए? 0। तो यानी कि यहाँ से h1 h2 h3 0 आएगा, और k1 k2 k3 भी क्या आएगा? 0। देयरफॉर h1 बराबर h2 बराबर h3 बराबर k1 बराबर k2 बराबर k3 बराबर सारा वैल्यू क्या आएगा? समझ में आएगा? नहीं, दोनों एक ही लाइन का कंडीशन, वही लाइन के लिए कंडीशन दिया ना। लाइन को कॉमन है ना, दोनों लाइन 2,1 से पास भी गुजर कर रहा है। हाँ बोलो, आवाज कम आ रहा है बेटा, थोड़ा तेज बोलो ना। कौन ग्राफ पे प्लॉट करें? एक्चुअल ग्राफ पे प्लॉट करो, हैं? एक्चुअल ग्राफ पे थोड़ी सब प्लॉट करते हैं, ये सब तो ऐसे ही बनाना है, नहीं तो ऐसे रफ आइडिया के लिए ऐसे बना लो लाइन। 6 को पॉइंट प्लॉट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिरा दो, यहाँ से गिरा दो, ऐसे ऐसे। तो थोड़ी ग्राफ बनाना ही पड़ता है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में कहाँ एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं? ऐसे ऐसे 6 को पॉइंट है ना, 6 परपेंडिकुलर गिरा दो, और 6 को का सम क्या दिया है? 0। नाम दे दो सबका, इसका कुछ क्या नाम था जो है? पहला पॉइंट क्या था? ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हाँ बोलो। नहीं समझ में आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? ना ना, ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं। ग्राफ क्या करना है? ग्राफ क्या प्लॉट करना है? ये तो सवाल है, इसको सवाल करना है। समझ में आया क्या? अच्छा चलिए, और कोई डाउट है तो सर बोलिएगा। चलिए लिखित एक दो और सवाल कर लेते हैं। क्या इसी का कोऑर्डिनेट का? तो ये तो बता दिया, कौन भेजा है? क्या क्या नाम? और तो हमारे पास एक नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। आगे चलो, एक ये है, चलो एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट का है ना। चलो इसको करो, लिखो द पॉइंट 4,1 एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। भेजा
द पॉइंट 4,1 ये बना सकते हो है? हाँ तो पूरा बनाएंगे तो ना 3 खाली कैसे होगा, पूरा बनाना होगा। लिखो द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन। एक से थोड़ी सॉल्व बनेगा, 3 कंडीशन है ना तो सब लगेगा। आपके पास एक पॉइंट दिया है, लिखो द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट के अबाउट 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। पहला है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y बराबर x, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y बराबर x, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y बराबर x। किस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है बताओ, y बराबर x। दूसरा है ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस, ट्रांसलेशन लेसन थ्रू ए डिस्टेंस, ऑफ 2 यूनिट along the positive direction of x axis, along the positive direction of x axis। सुनना सवाल क्या है, 4,1 एक पॉइंट है। पहला क्या हो रहा है सुनना, 4,1 का रिफ्लेक्शन है किस लाइन के अबाउट, y बराबर x के अबाउट। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, वही पॉइंट जो रिफ्लेक्शन आने के बाद जो पॉइंट बना वो पॉइंट जो है ट्रांसलेट होता है अलोंग एक्स एक्सिस, कितना यूनिट से, 2 यूनिट से, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तीसरा है रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4, मतलब रिफ्लेक्शन भी है, ट्रांसलेशन भी है, फिर रोटेशन भी। रोटेशन थ्रू एन एंगल, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4, of π/4, angle of π/4 about the origin, about the origin, about the origin in the counter clockwise direction, in the counter clockwise का मतलब क्या हुआ, counter clockwise मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है, counter clockwise direction। Find the final position of the point, थोड़ा सोचो, find the final position of the point। ये भी डाउट कोई पूछा ही है बच्चा, क्या क्वेश्चन पूछा रे, देखो लड़का पूछा है सवाल, क्या भविष्य तुम क्या क्वेश्चन पूछा है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, पहला ऑप्शन है क्योंकि वो चॉकलेटी है, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ रंजीत सर को पता है, तीसरा सवाल सिलेबस के बाहर का है, और चौथा क्योंकि पवारी हो रहा है। पावरी हो रहा है। क्या पूछा रे भाई तुम? भाई क्वेश्चन में लिखा है।
भाई, तुम तो कलाकार है। एक देखो गायब हो गया है तो क्या भवेश? हेलो भवेश, अरे बोलो कुछ, चलो सवाल बना। बाकी सवाल है, आप 75 में लगता है एडिट करके कुछ बना आया बेटा? चलिए देखिए, बनाते हैं इसको डायग्राम से बना सकते हैं आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए, मार्क कीजिए इसको, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बाई देखिए 4,1 ना, बाई बराबर एक्स लाइन, कौन सा लाइन होगा? बाई बराबर एक्स लाइन ये है क्या, बताइए। अब हमको ये बताइए, अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन बाई बराबर एक्स के वोट हमने बताया था, क्या होता है? बीटा कॉमा अल्फा, ये बताया था। कोई भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर बाई बराबर एक्स के वोट देखना है तो बस एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट है, अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है और बाई बराबर एक्स लाइन अगर मिरर है, तो इमेज क्या होगा? बीटा कॉमा अल्फा। तो पहला का क्या आएगा? पहला 4,1 जो पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा? 1,4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पहला तो ही इक्वेशन है, अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन अबाउट बाई बराबर एक्स क्या होता है? बीटा कॉमा अल्फा। तो अल्फा बीटा का बीटा कॉमा अल्फा, तो यहाँ पे 4,1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? 1,4।
एक्स और वाई आपस में सिर्फ इंटरचेंज होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो। अब हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, सुनना ध्यान से, हल्ला नहीं करो, गप करते हो बड़ा डिस्टर्ब करते हो। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड कंडीशन है, आप पहले 1,4 को मार्क करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 1,4, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4, मान लिया यहाँ पे है 1,4। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस 1 मान लिया, ये 4 मान लिया, 4 इधर पे रखेंगे कहाँ, समझ में आ रहा है? अब क्या कर रहा है, ये पॉइंट ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है मतलब समझ रहे हो ना, ये पॉइंट सरक रहा है। अब दो डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। किधर बोला है? पॉजिटिव एक्स के। तो ये पॉइंट सरक रहा है ना, ये पॉइंट सरक के, मान लिया ये पॉइंट सरक के यहाँ पे आया। अब ये डिस्टेंस कितना दिखा रहा है आपको बताइए? 2 यूनिट। तो आप देख रहे हो ना कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इस लाइन पे ये डिस्टेंस हमेशा बराबर आ रहा है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा सेम ही होगा। इस लाइन का हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। एक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है और 2 यूनिट आपने और शिफ्ट किया तो 3, और वाई का वैल्यू क्या रहेगा? 4। दैट इज ये पॉइंट कितना आएगा बताओ? 3,4। समझ में आ रहा है क्या? तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? 1,4 चेंज हो गया 3,4। समझ में आ रहा है? बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड कंडीशन क्या कर रहा है? थर्ड कंडीशन कर रहा है रोटेशन थ्रू, मतलब अब कौन सा पॉइंट रोटेट करेगा? 3,4, ये वाली पॉइंट रोटेट करेगा कितना एंगल से? π/4 से, अबाउट द ओरिजिन। किसके अबाउट? ऑरिजिन के। तो होगा क्या? अब हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। 3,4 को ज्वाइन करो ऑरिजिन से। 3,4 यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ ऑरिजिन है बेटा 0, 0। यहाँ 3,4 है, क्या बताओ? समझ में आएगा? अब ये पॉइंट रोटेट होगा ऑरिजिन के अबाउट, इसका मतलब ये लाइन ही तो रोटेट होगा, ये लाइन सेगमेंट ही तो रोटेट होगा। जब ये पॉइंट ऑरिजिन के अबाउट रोटेट होगा यानी कि ये लाइन सेगमेंट रोटेट होगा। और किस डायरेक्शन में रोटेट होगा सोचो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल से रोटेट हो रहा? 45 से। तो इसका मतलब मान लेते ये लाइन सेगमेंट रोटेट होके मान लेते थोड़ा इस पोजीशन पे आया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पॉइंट ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया। यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, यही पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपको लगता नहीं है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगा? सिर्फ पॉइंट का पोजीशन चेंज होगा। ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही रहेगा। सेगमेंट का लेंथ थोड़ी चेंज होगा, रोटेट करता है तो सेगमेंट का लेंथ थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ पॉइंट का पोजीशन चेंज होगा। और ये पॉइंट तो फिक्स है अपना। समझ में आ रहा बात? अच्छा, अगर मान लेते हैं इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो tan थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? ये 3 है, ये 4 है, तो 4/3 आ जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। tan थीटा 4/3 आ जाएगा। अच्छा, फिर ये एंगल 45 है, बताओ है कि नहीं? बताओ। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा क्या? डिस्टेंस फार्मूला से 0, 0 और 3, 4। तो ये डिस्टेंस भी तो अपना 5 आएगा। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा, ये 45। तो आपको लगता है ये वाली लेंथ जो आएगा, मान लेते ये पॉइंट H, K है, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 साइन थीटा प्लस 45 आ जाएगा क्या? बताओ K का वैल्यू, बोलो बोलो। और H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 cos थीटा प्लस 45। बोलो होगा? नहीं होगा? क्या दिक्कत है भैया? ये वाली डिस्टेंस H होगा क्या? ये लेंथ क्या होगा? 5 cos थीटा प्लस 45 होगा कि नहीं? क्योंकि ये पूरा एंगल ना है बेटा, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? ये थीटा है, ये 45, तो ये थीटा प्लस 45 बन रहा है या नहीं बन रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस आपका आ गया थीटा, सॉरी 5 cos थीटा प्लस 45, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 5 sin थीटा प्लस 45। अब आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, H और K को निकालना है, अब तो बन जाएगा हमको लगता है। H का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 5 cos थीटा cos 45 माइनस sin थीटा sin 45। समझ में आ रहा है क्या?
अब ये आ जाएगा 5। cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा पता है आपको, tan थीटा आपको दिख रहा है क्या है यहाँ 4/3 निकाले थे ना, tan थीटा 4/3 है, तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा 5। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा 3/5, ये आ गया 1/√2। sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा 4/5, ये आ गया 1/√2। समझ में आ रहा है क्या बोलो? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 कट जाएगा क्या, 3/√2 और -4/√2 कितना जाएगा बताओ? यहाँ से 5, 3 और -4 कितना जाएगा बताओ? -1/5√2 आएगा क्या? तो -1/√2 आ जाएगा ये। अरे आ गया नहीं आएगा? के का वैल्यू देख लो, के का वैल्यू कितना जाएगा? 5 sin थीटा cos 45 प्लस cos थीटा cos 45। सही है बेटा, बोलो बोलो। अब यहाँ पे कितना जाएगा? ये बराबर 5 sin थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 4/5, cos थीटा है 1/√2, cos थीटा है 3/5, ये आ गया 1/2। हाँ बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? सही तो लग रहा है ऐसे। ये आ जाएगा 7/5√2 इंटू 5, 5 कट जाएगा, 7√2 आ जाएगा क्या 7/2। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया? फाइनल पोजीशन क्या हो गया बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7। नहीं आ जाएगा बोलो? समझा या नहीं समझा बोलो? दिक्कत है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, ये पॉइंट का एक्सिस ये लेंथ होगा ना बेटा, और ये ऑर्डिनेट होगा। मान लिया ये वाली वैल्यू r है और ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r cos अल्फा, और ये क्या होगा r sin अल्फा। अल्फा क्या बन रहा है थीटा प्लस 45, समझ लो। और r का वैल्यू कितना 5। क्या रिफ्लेक्ट होगा? तो बोला है ना सवाल के पहला कंडीशन क्या पढ़ो बारी बारी। तीन कंडीशन है ना, एक के बाद एक दूसरा। पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट के बाद रोटेट हुआ। समझ लो बात को? तीन स्टेटमेंट है ना। कहाँ इसमें कुछ ज्यादा है? हाँ निकल सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्टेंस निकल गया, वो लेंथ पता है बस। चलो लिखो, समझ में आया भाई? हेलो बेटा दे, बेटा दे। चलो लिखो इस सवाल को। देखो एक क्वेश्चन तो गप कर रहा है तुम लोग, खाली सोचता है कि सर बना देगा, ऐसे कैसे काम करेगा बताओ? गप निकलो, थोड़ा सोचो तुम लोग। चलो इधर सवाल को करो जरा, एकदम इजी सवाल है, तुम कर सकते हो। करो जरा, थोड़ा सोचना। देखो a ray of light is sent along, a ray of light is sent along, a ray of light is sent along the line x minus 2y minus 3 बराबर 0। एक लाइट रे जो है ना इस लाइन के बहुत सेंट हो रहा है। a ray of light is sent along the line x minus 2y minus 3 बराबर 0। upon reaching the line
upon reaching the line, upon reaching the line, upon reaching the line, 3x minus 2y minus 5 बराबर 0। इस लाइन के ओर लाइन रे आ रहा है और इस लाइन पे पड़ रहा है, यानी कि ये सरफेस है, समझ में आ रहा है। ये इंसिडेंट रे होगा और ये क्या होगा, सरफेस। अब सरफेस पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा, तो लिखो आगे है द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। रे इससे आया, इस सरफेस पे पड़ा, फिर जो है इस सरफेस से वो रे रिफ्लेक्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। एकदम सिंपल सा सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। क्या चीज का इक्वेशन निकालना आपको? इंसिडेंट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, निकालना किसका इक्वेशन बताओ? रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना। जल्दी से बनाओ, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम ही सिंपल सवाल है। बनेगा बेटा? चलिए देखिए, ये सरफेस है बेटा, बताइए। ये सरफेस है बेटा, ये इंसिडेंट लाइन है, इसके लॉन्ग रे आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, समझ में आ रहा है? इसी का इक्वेशन निकालिए, एकदम हलवा सवाल है। थोड़ी इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया बताओ? ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया सरफेस का? इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं इसका। ये नॉर्मल बनाते हैं, है ना? ये नॉर्मल बनाते हैं तो ये एंगल ऑफ, ये आई होता और ये आर होता। अंदर कुछ पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये पढ़ा होगा, है? ये एंगल और ये एंगल बराबर लग रहा है तुमको? बताओ बताओ तो। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? इतना जानते हो? अच्छा, आपको लगता है ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा। इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर पॉइंट मिल गया और अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। और आपको लगता है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये नॉर्मल का स्लोप बता सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना होगा बताइए? क्या डिफाइंड होगा भाई? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये नॉर्मल जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है क्या? ये नॉर्मल इस सरफेस से परपेंडिकुलर, इस सरफेस का स्लोप कितना है? 3/2। इसका 3/2, इसका क्या आएगा? -2/3 आएगा। इसको हम सपोज a मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं। अच्छा, इस लाइन का स्लोप m1 ले लेते हैं, बोलिए इतना कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा क्या? और इस लाइन का स्लोप हम m मान लेते हैं। अब आपको लगता है कि ये दो लाइन के बीच का एंगल और ये दो लाइन के बीच का एंगल बराबर है, m2 मान लेते हैं। किसकी दो लाइन के बीच का एंगल बराबर है? जितना एंगल बन रहा है m स्लोप वाली और m1 स्लोप वाली के बीच, उतना ही एंगल बन रहा है m2 और m स्लोप वाली के बीच।
तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला पता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 का मॉड होता है। तो आपको लगता है यहाँ पे क्या आएगा बताओ, m माइनस m1 बटा 1 प्लस mm1 का मॉड। ये एंगल आ जाएगा किस दो लाइन के बीच, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच, और बराबर आ जाएगा m माइनस m2 बटा 1 प्लस mm2 का मॉड आ जाएगा। क्या बोलो बोलो आएगा ही नहीं आएगा? ये एंगल आएगा किस दो लाइन के बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर है इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। ये देखो, ये जो है ये क्वांटिटी tan अल्फा है इस दो लाइन के लिए, और ये क्वांटिटी tan अल्फा है इस दो लाइन के लिए, तो दोनों tan अल्फा इक्वल होगा ना। अब तुमको इसमें अननोन आइटम क्या है, m2 है, क्या क्या पता है, m पता है, m1 पता है, m2 नहीं निकल जाएगा यहाँ से, क्या तुमको लगता है? बोलो बोलो नहीं निकलेगा। m का वैल्यू कितना है बताओ, m का वैल्यू है -2/3 और m1 का वैल्यू कितना है, हाफ बाई 1 प्लस -2/3 इंटू हाफ का मॉड। बोलो हो गया ऐसा, बोलो। अच्छा m का वैल्यू है -2/3 और -m2 बटा 1 -2/3 इंटू m2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बोलो बोलो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, सॉल्व करो। ये एलसीएम कितना आएगा, ये 6 आएगा, ये आ जाएगा -4 और -3, -4 -3 -7 अब बाई 6 और डिवाइडेड बाई 3 और -2 6 और -2 4 और बाई 6। सही है क्या, सही है? अरे 3 दूनी 6, 6 घटा 2 4, 4/6 सही है ना रे? अच्छा अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पे माइनस में कॉमन निकाल लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, -1 का मॉड तो वहीं आएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 3m2 प्लस कितना आ जाएगा बताओ 2 बाई 3 - 2m2 आ जाएगा क्या, बोलो बोलो। या तुम एक काम कर सकते हो 2m2 -3 कर लो, तो माइनस कट जाएगा अपने आप, क्या बोलो, यहाँ भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर लिया करो, अब ये आ जाएगा मॉड। अच्छा ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मेरे को बेटा, ये 6 ये -7/4 का मॉड आ जाएगा 7/4, ये 2 + 3m2 आ जाएगा बटा 2m2 - 3 का मॉड। समझ में आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो। अच्छा मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो 2 + 3m2 अब आई 2m2 - 3 बराबर क्या आएगा, +-7/4 आएगा। बोलो बोलो, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करो। तो पहले प्लस के लिए सॉल्व किया, 2 + 3m2 / 2m2 - 3 बराबर 7/4, तो ये आ जाएगा 8 + 12m2 बराबर आ जाएगा 14m2 और -7 या 21। ये कितना आ जाएगा बताओ, 21 और 8 29 आ जाएगा बराबर 2m2 आ जाएगा क्या, m2 का वैल्यू 29/2 आ जाएगा, बताओ बोलो बोलो। एक और माइनस से सॉल्व करते हैं, ये सही किया ना, देख लेना। एक बार किसके लिए सॉल्व करोगे, माइनस के लिए सॉल्व करो, तो 2 + 3m2 डिवाइडेड बाई 2m2 - 3 इज इक्वल टू आएगा -7/4, यह आ जाएगा -8 प्लस 12m2 और माइनस कितना जाएगा बताओ 14m2 और प्लस 21, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये कितना आ जाएगा 26m2 29 का नहीं आ गया, 14 × 12 = 26 होता है ना, सही। ये कितना आ जाएगा बताओ 26m2 बराबर कितना आ जाएगा, 21 में से घटाओ ना 13, m2 बराबर जाएगा 1/2 तो ये लाइन का स्लोप है, तो इसको काउंट नहीं होगा, है ना। ये तो 1/2 ऑलरेडी इस लाइन का स्लोप दिया हुआ, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप कितना रहा 29/2। समझ में आ रहा है? तो अब लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, अब ये पॉइंट निकाल लोगे क्या बताओ,
ये पॉइंट निकालोगे क्या? तो कैसे निकालोगे? दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों लाइन का इक्वेशन सॉल्व करो। कितना इक्वेशन बताओ? x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरी लाइन क्या है? 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। जोड़ने से आ जाएगा, घटाने से आ जाएगा क्या? तो ये कट गया, तो ये आ गया माइनस 2x और प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 1 आ जाएगा क्या? अच्छा, x 1 आ जाएगा तो y का वैल्यू कितना है? 1 माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। y माइनस 1 क्या है? बोलो बोलो बोलो, सही है? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन बताओ क्या हो जाएगा इससे? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? y माइनस y1 का वैल्यू कितना? प्लस 1। स्लोप कितना रहा बताओ? 29/2 और x माइनस 1। ये सॉल्व कर लो। 2y प्लस 2 बराबर 29x और माइनस 29। 29x माइनस 2y माइनस 31 बराबर 0। आ जाएगा आंसर? बोलो, नहीं आएगा? आंसर 1 नहीं। हाँ, कितना? 29x माइनस 2y माइनस 31 है क्या? 29x माइनस 2y माइनस 31 है क्या? है? हाँ, सही। ये वाली एक स्लोप गायब हो गया ना, ठीक है? अभी मैं देखो आपको एक बड़ी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? सुनो, यहाँ पे देखो, अरे सुनो, अभी तुमको हम तरीका एक बता रहे हैं। जैसे यहाँ मॉड खोल के 2 बार सॉल्व करना पड़ा ना मेरे को, अगर एक ही बार से काम हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। मतलब हम मॉड नहीं लगाते, हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे देखो मॉड लगाना, मॉड तो लगाना ही है, 2 लाइन के बीच का एंगल। तो मॉड लगा के सॉल्व किया तो 2 बार मेरे को सॉल्व करना पड़ा ना। एक बार यहाँ पे वैल्यू आया और एक बार यहाँ पे वैल्यू आया। हम एक ऐसा तुमको तरीका बता रहे हैं जिसमें तुमको 2 बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? मतलब मॉड लगाने की जरूरत नहीं, मतलब 2 बार सॉल्व नहीं करना है, एक ही बार में कड़ा आंसर आएगा। वही ये जो काम किया ना एक्स्ट्रा, ये फालतू काम होता है, क्योंकि उसमें से एक लाइन का स्लोप तो दूसरा मिल रहा था, ठीक है? अभी हम तुमको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुनना ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे 3 लाइन है ना, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट बात। ये 3 लाइन है ना, 3 लाइन, 1 2 3 लाइन है। ये वाली लाइन जो है, ये 2 लाइन से इक्वल एंगल बना रहा है। देखो ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल बना, क्या ये 2 लाइन से इक्वल एंगल बना रहा है क्या? हम एक रिलेशन तुमको बता रहे हैं स्लोप के बीच, सुनना, ठीक है? 3 लाइन में से अगर एक लाइन 2 लाइन से बराबर एंगल बना रहा है, 3 लाइन में से अगर एक लाइन 2 लाइन से अगर बराबर एंगल बना रहा है, तो उस तीनों लाइन के स्लोप के बीच रिलेशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमने स्लोप क्या लिया, एक का स्लोप m लिया, एक का m1 लिया, एक का m2 लिया, समझ लो? हम तुमको एक रिलेशन लिखते हैं, तुम ये लिखता है m माइनस m2 बटा 1 प्लस m बराबर m1 माइनस m बटा 1 प्लस m1। तुम ये वाली रिलेशन डालो बिना नोट लगाए, देखो कड़ा आंसर आएगा। m का वैल्यू पता है ना, m का वैल्यू कितना है? -2/3। m2 का वैल्यू निकालना, m1 का वैल्यू कितना है क्या बताओ? 1/2। इस रिलेशन में वैल्यू डालो, देखो डायरेक्ट कितना आता है, करके देखो। इस रिलेशन में तुम वैल्यू डालो, m के जगह कितना डालोगे बताओ? -2/3। m2 तो निकालना ही है, m2 रहने दो, और m1 की जगह कितना डालो? 1/2। चेक करो ना, देखो तुमको डायरेक्ट आ जाएगा। देखो आता ही करो, फिर हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं।
है बेटा? क्या देखो डायरेक्ट है क्या? तो अगर ये वाली चीज जानेंगे तो फिर हमको मॉड लगने का मतलब है, तो इसको हम बता सकते हैं क्या होता है। देखो ऊपर हेडिंग देखो, लिखवाते हो बहुत लिखना पड़ता है, बड़ा माथा में दर्द हो जाता है। देखो इस्टैब्लिश द, देखो इस्टैब्लिश द रिलेशन, हाईलाइट कर देना। आइए बहुत सारा सवाल यूज होगा, ये वाली कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, सुनना। 3 लाइन में से अगर एक लाइन 2 लाइन से बराबर एंगल बनाएगा, कभी भी 3 लाइन में से एक लाइन 2 लाइन से अगर बराबर एंगल बना रहा है, ठीक है, और 3 में से 2 लाइन का स्लोप पता है और तीसरा लाइन का स्लोप निकालना है, तो ये फार्मूला पटक देना। समझ लो बात को। देखो इस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन, establish the relation between slope of 3 lines, establish the relation between slope of 3 lines, establish the relation between slope of 3 lines, ठीक है, in which one of the line makes, in which one of the line makes, in which one of the line makes equal angle with other 2 lines, one of the line makes equal angle with other 2 lines, एक लाइन जो है बाकी 2 लाइन से कैसा एंगल बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मेक्स इक्वल एंगल विथ अदर 2 लाइन्स। सुनना, देखो हमने 3 लाइन बनाया है, एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, ऐसा बनाया। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर की बात होगी। अगर मैं ये लाइन बना दूँ तो बाइसेक्टर जो है बाकी 2 लाइन से तो बराबर एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो जरूरी नहीं कि बाइसेक्टर का ही बात हो, बाइसेक्टर तो तब होगा जब ये इसका इंटरसेक्शन से ये तीसरा लाइन मिलेगा। अगर ये तीसरा लाइन इस दोनों का इंटरसेक्शन से इस पॉइंट से गुजर जाएगा तो फिर ये बाइसेक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ये बाइसेक्टर नहीं है। क्या देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस 2 लाइन से क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। ये 2 लाइन जो है, दोनों लाइन जो है, समझो ये वाली लाइन, मान लिया ये लाइन L है, इसका नाम हम L देते हैं। ये लाइन क्या है, L। ये वाली लाइन का नाम हम L1 देते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन का नाम हम L2 देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, L वाली जो लाइन है वो L1 वाली लाइन और L2 वाली लाइन से बराबर एंगल बना रहे हैं क्या? देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ऐसा माना मैंने,
तो आपको लग रहा है कि L वाली जो लाइन है, L1 वाली लाइन और L2 वाली लाइन से बराबर एंगल बना रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, L1 का स्लोप, L2 का स्लोप और L1 का स्लोप के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। किसके किसके स्लोप के बीच? L1 और L2। ठीक है, सपोज हम L का स्लोप m मानते हैं, L1 का स्लोप m1 मानते हैं और L2 का स्लोप m2 मानते हैं। मतलब जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा उसका स्लोप m मानते हैं। समझ लो ना बात? हम इसको डायग्राम में दिखाते हैं तुमको। यहाँ पे हम एक एक्सिस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा बढ़ा दिया। और तुमको ये पता ही है कि कोई भी लाइन का इंक्लाइनेशन एक एक्सिस से कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली लाइन को भी थोड़ा बढ़ा दिया, ये कटेगा कहाँ, जगह ही नहीं है लगता है। चलो थोड़ा एक एक्सिस ऊपर बना दो, कट जाएगा ये एक्सिस। सुनना, ये L1 वाली लाइन का इंक्लाइनेशन हम कैसे देखेंगे, ये एंगल देखेंगे क्या, मान लेते हैं θ1, मान लेते हैं θ। L वाली लाइन का इंक्लाइनेशन मान लेते हैं ये θ एंगल है। L का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से θ माना, L1 का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से θ1 माना और L2 का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से क्या माना, θ। और हर एक एंगल किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप के लिए जो भी एंगल मेजर करते हो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए सारा एंगल मैंने कैसे मेजर किया बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। और किससे मेजर होता है, एक्स एक्सिस से। ये तो पता है ना, कोई भी लाइन का स्लोप क्या आता है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। थीटा का रेंज क्या बताया था यार, तो थीटा का रेंज क्या बताया था, 0 to पाई, 0 इंक्लूडेड, पाई एक्सक्लूडेड। याद है, सब भुला जाते हो, काफी कैसा आ गए कैसे होगा, ध्यान दे रहे हैं आप। ये तो ले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ले tan θ1 का वैल्यू हम m1 मान रहे हैं, यानी कि जो लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से θ1 है उसका स्लोप m1 माने। तो θ1 किसका स्लोप है, सॉरी tan θ1 किसका स्लोप है, L1 का, दैट इज L1 का स्लोप हमने m1 माना। ठीक है, tan θ2 बराबर हम मानते हैं m2, tan θ2 बराबर m2। θ2 किसका इंक्लिनेशन है, L2 का, दैट मींस L2 का स्लोप हमने क्या लिया, m2। और tan θ बराबर हम मानते हैं m, tan θ बराबर हम मानते हैं m। समझ में आ रहा है, यानी कि L का स्लोप हमने क्या लिया, m। अब सुनना ध्यान से, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा दिखेगा क्या, बताओ, बोलो बोलो। हाथ का इशारा देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है क्या, ये पॉइंट से एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। इसमें इंटीरियर एंगल अल्फा और थीटा है और एक्सटीरियर एंगल θ1 है। तो क्या आपको लगता है θ प्लस अल्फा बराबर θ1 आ जाएगा बेटा, बोलिए बोलिए। तो अल्फा बराबर θ1 माइनस θ मैं लिख सकता हूँ क्या, बोलो चमका, अल्फा का वैल्यू मैं θ1 प्लस θ1 माइनस θ लिख सकता हूँ, सही है। अब देखो ये एक्चुअल डायग्राम से हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमको मॉड लेने का लफड़ा नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा ये तुम बताओ, ये θ1 माइनस θ जो है, ये θ1 माइनस θ जो है, ये दो लाइन के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल, अल्फा देखो किसके बीच का एंगल है, L और L1 के बीच का एंगल है, दिख रहा है क्या, L और L1 के बीच का एंगल अल्फा है। और दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या बोला है, एक्यूट मानने या ऑब्ट्यूज मानने, एक्यूट हमने बोला था। दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा एक्यूट कंसीडर करते हैं, इसलिए तो हम मॉड लगाते हैं। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, θ1 माइनस θ जो है ये कैसा वैल्यू है, एक्यूट। ये मैंने एक्यूट क्यों माना, क्योंकि बेसिकली θ1 माइनस θ जो है दो लाइन के बीच का एंगल है, और दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, एक्यूट। समझ में आ रहा बात। तो θ1 माइनस θ जो है हमेशा एक्यूट ही है, क्योंकि θ1 माइनस θ किस दो लाइन के बीच का एंगल है, L1 और L के बीच। अच्छा उसी तरह से अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, और ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, और ये वाली पॉइंट से एक और ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है क्या।
अच्छा तुमको लगता है ये वाली एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा? अगर ये अल्फा है तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा होगा। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होगा, आपका इशारा देखना। तो जब ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा। अब देखो ये 3 पॉइंट से जो मैं ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके लिए इंटीरियर एंगल पाई माइनस अल्फा और थीटा है, और एक्सटीरियर एंगल थीटा 2 है क्या? बोलो बोलो। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? सो थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। अल्फा बराबर आ जाएगा पाई माइनस पाई प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा क्या? सॉरी थीटा माइनस थीटा 2 आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। अल्फा इसको इधर शिफ्ट कर दिया और थीटा 2 को इधर उचका लिया, तो पाई प्लस थीटा माइनस थीटा 2 बराबर अल्फा जाएगा। अगेन अल्फा देखो इस फोटो में अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा एंगल है किसके बीच का? L2 और L के बीच का। और L2 और L के बीच का एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। दैट मींस अल्फा का वैल्यू दिस मच वैल्यू, ये आल्सो ये भी क्या है? एक्यूट। ये भी वैल्यू क्या है? समझ में आ रहा है क्या? ये वाली वैल्यू भी क्या है? एक्यूट। ये वाला वैल्यू एक्यूट नहीं होगा, ये वाली वैल्यू थीटा माइनस थीटा 2 ये अपना एक्यूट। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या होगा? एक्यूट। अरे हो सकता है ना ये पूरा वैल्यू भी तो एक्यूट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? थीटा माइनस थीटा 2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पाई भी घट जाएगा। ऐसे भी क्योंकि अल्फा दो लाइन के बीच का एंगल है तो ये पूरा तो एक्यूट होगा ही होगा। अच्छा अब देखो आगे, यहाँ से देखो, ध्यान देना, ये दोनों अल्फा के इक्वेट कर दो तो थीटा 1 माइनस थीटा बराबर पाई प्लस थीटा माइनस थीटा 2 आ जाएगा क्या? बोलो बोलो। अब दोनों साइड तुम tan लगा दो, दोनों साइड tan लगाओ, तो tan लगा लोगे तो क्या आएगा? tan थीटा 1 माइनस थीटा बराबर tan ऑफ पाई प्लस थीटा 2 माइनस थीटा माइनस थीटा 2 होगा। बोलो। अच्छा tan पाई प्लस x क्या होता है? ये x मान लो। tan पाई प्लस x क्या होता है? tan x। tan पाई प्लस x क्या होता है? tan x। तो ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा 2। बताओ अब फार्मूला लगा दो, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इनटू tan थीटा। समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इनटू tan थीटा। अब क्या करोगे? जहाँ जहाँ tan थीटा 1 वहाँ m1 डाल दो, जहाँ जहाँ tan थीटा वहाँ m डाल दो, जहाँ जहाँ tan थीटा 2 वहाँ m2 डाल दो। क्या रिलेशन मिला बताओ? क्या मिला रिलेशन? m1 माइनस m बाई 1 प्लस m1 m दिखा क्या? इज इक्वल टू m माइनस m2 बाई 1 प्लस m m। ये कंडीशन आया। इसमें कहाँ मोड लग रहा है बताओ? लग रहा है मोड? अब इसको याद भी रखना, याद नहीं देगा तो फिर कैसे हो? हम तो तुमको मोड लगा के बताए क्योंकि उसमें याद नहीं रखना था, लेकिन उसमें हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा था। नहीं तो याद कैसे रखना? सुन लो, लिखो पहले इसको, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कहीं भी 2 लाइन में एक लाइन अगर 2 लाइन से बराबर एंगल बना रहा है तो आप ये फार्मूला लगा के आराम से काम करें। और इसमें एक खास बात, अगर आपको m निकालना होगा तो m का 2 वैल्यू हमेशा आएगा, m का 2 वैल्यू आएगा, और m1 m2 में से कोई एक और निकालना होगा, कोई निकालना होगा तो उसका एक एक वैल्यू आएगा। m1 m2 का एक एक वैल्यू आएगा, बट m का हमेशा कितने वैल्यू आएगा? अभी नोट भी लिखा है ना, नोट भी याद रखना है। देखो बहुत सिंपल सा है, सुनो। देखो देखो एक बार m घट रहा है और एक बार m में घट रहा है। सुनना, देखो m दोनों साइड यूज करना है, m दोनों साइड यूज करना है। m कौन सा लाइन का स्लोप है? जो लाइन इक्वल एंगल बना रहा है, जो लाइन इक्वल एंगल बना रहा है उसका स्लोप दोनों साइड यूज होगा। ये याद रखना, जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा उसका स्लोप दोनों साइड यूज होगा।
एक बार m घटेगा मतलब जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा उसका स्लोप हमेशा m मानना, और बाकी दो का, एक का m1 मानना, एक का m1 m2 किसी को मान लो, बट m उस लाइन का स्लोप मानना, किस लाइन का, जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा। और जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा मतलब उसका स्लोप जिसका m है वो m दो बार है, एक बार में m घटेगा और एक बार में m घटेगा। एक बार m घट रहा है और एक बार m घट रहा है, दिख रहा है। अगर इधर m1 माइनस m लिखा है तो यहाँ पे m माइनस m2 लिखना, अगर यहाँ लिखा है m माइनस m1 तो इधर लिखना m2 माइनस। समझ में आ रहा है? नोट में लिख लो, नोट में लिखो, यहाँ पे नोट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखो नोट में, हेयर m बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन, नोट में लिखो हेयर m बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन, m be the slope of that line, m be the slope of that line which makes m be the slope of that line which makes equal angle with the other two lines, which makes equal angle with the other two lines having slope m1 and m2। क्लियर है? having slope m1 and m2। इसमें ये कंडीशन याद रखना कि m उस लाइन का स्लोप लेंगे जो लाइन इक्वल एंगल बनाएगा किससे, दो लाइन से, ठीक है। और जो दो लाइन होगा उसमें एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, m हमेशा उस लाइन का स्लोप लेना जो लाइन इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी जो हमने सवाल बनाया उसमें m किस लाइन का स्लोप लिए, नॉर्मल, और इंसिडेंट लाइन का m1 ले लिया और रिफ्लेक्टेड लाइन का m2 ले लिया। मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला लगाते डायरेक्ट आ जाता है इनका, समझ लो। चलो लिखो अगला सवाल है, तुरंत एक सवाल को कहाँ पे जब भी हो जाता है बुला लेते हैं। देखो लाइन L1 बराबर, उनका नहीं खत्म हुआ क्या, L1 बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ये c1 नहीं है c, L1 बराबर देखो लाइन L1 बराबर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन लिया ax प्लस by प्लस c बराबर, एंड L2 बराबर ax प्लस by प्लस x बराबर 0, ax प्लस by प्लस x बराबर लिखा। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P and makes an angle theta, and makes an angle theta with each other, makes an angle theta with each other। क्या कर रहा है, L1 L2 दो लाइन है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, P पे, और दोनों जो है क्या बना रहा है, मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। देखो फुल स्टॉप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L, जो लाइन का इक्वेशन लिखना है उसका नाम L है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L डिफरेंट फ्रॉम L2, डिफरेंट फ्रॉम L2, L2 से डिफरेंट है, which passes through P, which passes through P and makes an angle, and makes an angle makes लिखा है makes the same angle, काट देना, makes the same angle with L1,
मेक्स द सेम एंगल विथ सुनना ध्यान से, L1 L2 के बीच का एंगल थीटा है ना, L1 L2 के बीच का एंगल थीटा है। L एक लाइन है जो L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और वो L जो है L1 से क्या बना रहा है, सेम एंगल, ठीक है, मतलब कितना बना रहा है, थीटा इतना, साफ साफ बोला ना इसमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन डायग्राम बनाओ जरा तुम लोग, लाइन L1 L2 मेक्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड मेक्स एन एंगल। हेलो, हाँ बोलो। ओके ओके, अभी पढ़ा रहे हैं, बात करते हैं बेटा, पढ़ा रहे हैं, बात करते हैं। L1 L2 लिख दिया है, बनाओ डायग्राम बनाओ। जैसा होगा डायग्राम बनाओ। L1 L2 के बीच का एंगल है, सुनना, तीन लाइन है ना, ठीक है, ये मान लिया लाइन L1 है, किसी किसी एंगल बनाना है, हाँ यहाँ पे ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 ले लेते, ये लाइन L ले लेते, समझो, है ना, जितना एंगल L1 L2 के बीच है उतना ही एंगल किसके बीच है, L और L1 के बीच है, बताओ है कि नहीं। अभी तुमको वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, L1 जो लाइन है L2 और L से सेम एंगल बनाना, तो L1 लाइन का स्लोप हम m ले लेंगे, समझ में आ रहा है, और L लाइन का स्लोप हम m1 ले लेते हैं, और L2 लाइन का स्लोप हम m2 ले लेते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है ना वो कौन, L1 जो लाइन है, L1 का इक्वेशन कितना बताओ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, बोलो, तो m का वैल्यू क्या आएगा, -a/b होगा क्या, बताओ, बोलो। अच्छा, L2 लाइन का स्लोप इक्वेशन कितना दिया हुआ है, Lx प्लस m/m प्लस m बराबर 0, तो m2 का वैल्यू -l/m होगा क्या, और L का इक्वेशन निकालना है। अच्छा, L जो है, सुनना, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, तो L जो है L1 L2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, यानी कि L उसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिस फैमिली से L1 L2 है, तो क्या इक्वेशन ऑफ L हम लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, अरे लिख सकते हैं क्या, तो लेट इक्वेशन ऑफ LV, बोलो क्या लिखा है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0 लिखा है, बोलो। L1 का वैल्यू कितना दिया होगा, ax प्लस by प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 का वैल्यू कितना बताओ, Lx प्लस m/by प्लस n बराबर 0, ऐसा देगा वो। अच्छा, अब यहाँ पे लैम्डा निकल जाएगा, सवाल बन जाएगा। अच्छा, L का स्लोप हमने क्या माना है, m1 माना है, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, बताओ क्या आएगा, a1 प्लस लैम्डा l आएगा क्या, डिवाइडेड बाय a प्लस लैम्डा l डिवाइडेड बाय b प्लस लैम्डा m आएगा क्या, बोलो बोलो, अरे आएगा। अब तुमको अननोन आइटम क्या है, m1 ही तुमको पता नहीं है, सॉरी लैम्डा निकालना, लैम्डा निकालने के लिए अब देखो क्या है, कंडीशन हम बना सकते हैं क्या, m2 m और m1 के बीच रिलेशन है ना, कौन सा लाइन स्लोप बना रहा है, m वाला लाइन, तो ये रिलेशन लगाएंगे m माइनस m1 बटा 1 प्लस m1, बोलो, बराबर m2 माइनस m बटा 1 प्लस m2 लिखेंगे क्या, बोलो।
अब इसमें m के जगह पे ये वाला वैल्यू डालोगे, m के जगह क्या डालोगे, बोलो m के जगह क्या डालोगे, माइनस a बाई बी, और m1 की जगह पे क्या डालोगे, माइनस इतना, तो प्लस a प्लस लेमडा ए बाई बी प्लस लेमडा ए, समझ में आ रहा, बोलो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो 1 प्लस ये आ जाएगा a बाई बी और a प्लस लेमडा ए बाई बी प्लस लेमडा ए, समझ में आ रहा है, बराबर m2 माइनस m, m2 कितना है माइनस l बाई m, और m का वैल्यू कितना बताओ, m का वैल्यू कितना बताओ, माइनस a बाई बी प्लस a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस l बाई m इंटू a बाई बी, आएगा क्या, बोलो बोलो बोलो। अब इस रिलेशन में अननोन क्या है बताओ, लेमडा, यहां से लेमडा निकाल लोगे, निकाल लोगे लेमडा, नहीं बहुत हार्ड नहीं है, बड़ा जल्दी निकल जाएगा, तुम देखना बहुत इजी है, एलसीएम लेके कट छट जाएगा, बड़ा आसानी से आ जाएगा। क्या यहाँ से लेमडा निकाल लोगे, बोलो बोलो, और लेमडा जब यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पे पटक दोगे क्या, अरे यहाँ पे पटक दोगे तो इस लाइन का इक्वेशन तो आ जाएगा ना बेटा, समझा, ठीक है, गड़बड़ी कर देता, पढ़ाने देता है, ऐसे थोड़ी होता है, चलो ठीक हो जाएगा, बोलो, हाँ बड़ा पढ़ाने देता है, हो जाएगा बेटा, तो तुमसे नहीं बनता है, किसी से बनता है, किसी से नहीं बनता है, हटाट सवाल है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब बढ़िया सवाल है, ओके।